हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। अंतर्राष्ट्रीय खबरों से हटकर के देश में क्या कुछ हो रहा है वो भी समझना बहुत जरूरी है। अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर इलेक्शन के बाद महाराष्ट्र के साथ झारखंड में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं और दोनों तरफ तैयारियां हैं। इस तैयारी के बीच में मोदी जी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में गए रूस, लेकिन एक दिन पहले वापस आ गए। ये एक दिन पहले वापस क्यों आए, ये क्या क्या कुछ हो गया वहां, वो हमें समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि मोदी जी अपने आप से बड़ा दुनिया का किसी को नेता नहीं मानते, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके किसी आत्म सम्मान को ठेस पहुंच गई है। उस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा जो हम बात करेंगे वो हमारे जो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी हैं, वो रिटायर होने वाले हैं। एक चर्चा हो रही है कि उनको किन किन चीजों के लिए, किस वजह से उन्हें याद किया जाएगा, उस पर भी हम बात करेंगे। और उसके अलावा महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंची है। क्या कुछ है, उसके अलावा हम बात करेंगे कि दो बड़ी कंपनियां, सीमेंट बनाने वाली कंपनियां अडानी की जेब में चली गई बहुत ही सस्ते में। क्या कुछ हुआ, अडानी का जिसे कहते हैं ना पेट कितना बड़ा है, वो क्या क्या कुछ हजम कर लेगा, ये देखने की बात होगी। इस पर भी हम बात करेंगे और कुछ और खबरों पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हैं खास मेहमान अविनाश काकड़े जी, जो नागपुर में रहते हैं, किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं, बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। आप ये बताइए कि ये मोदी जी एक दिन पहले कैसे आ गए वहां से? वहां तो बड़ी मुलाकातें हो रही थी सभी नेताओं की। ये क्या क्या यहाँ कोई जरूरी काम अटक गया था जिसकी वजह से उन्हें आना पड़ा, क्या हुआ? जी, जी। मैंने सुना हूँ, क्योंकि मैं तो वहाँ था नहीं, समिट हाँ में मैं था नहीं। जी तो जी। मैंने सुना हूँ हाँ कि जो दूसरे दिन, लास्ट के दिन में जो ये निकालता है, फ़ोटो निकालते हैं, तो हाँ। इनमें दूसरे लाइन में जगह दी थी। हम्म। ये रशिया और यूक्रेन के बीच में समझौता करवाना चाहते थे। पापा ने युद्ध रुकवा दिया था, हम्म। ये समझौता करना चाहते थे। तो समझौता करने के बाद में इतनी इतनी डाँट पड़ी इनको। ये आपने देखा होगा, ये एक डोभाल का फ़ोटो मैंने भेजा था। वो कुर्सी हम्म। के किनारे पे बैठा हुआ है, उसके लिए स्पेशल कुर्सी बनाए थे। एकदम हम्म। किनारे पे बैठ के माई बाप माफ़ कर दीजिए वाली शैली में वो बैठा था पुतिन के सामने, ठीक है? हम्म। तो हम्म। फिर वो उन्होंने इनकी औकात दिखा दी। तो ये जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकने के लिए जो पैरवी कर रहे थे, वर्ल्ड गुरु बन रहे थे, इनको चाइना के साथ में बैठना पड़ा और पुतिन को बोलना पड़ा कि भैया चाइना को थोड़ा समझा दो, मेरी बहुत ज़मीन ले लिया। और हम्म। ज़मीन अरुणाचल में भी दबाया, डोकलाम में भी दबाया और वो पेंगोंग लेक में भी दबाया इसने। मेरे हम्म। सैनिक भी मारा है। हालाँकि मोदी बोल रहे थे कि कोई गया नहीं, कोई हुआ नहीं। फिर वहाँ से स्टेटमेंट आया कि चाइना अपने स्टैंड पर चला जाएगा, जहाँ था पहले चला जाएगा, भारत आ जाएगा। चाइना जाएगा कि नहीं इसके लिए कोई अन्य भरोसा नहीं है, मगर भारत ज़रूर वापस आ जाएगा, क्योंकि विश्व गुरु ने कह दिया। तो इनको ये समझ में आ गया था कि ये फ़ोटो अगर सेकंड लाइन में मेरा खिंच गया, ब्रिक्स के सम्मेलन के इसमें जो सारे देशों के सब फ़ोटो होते हैं, तो फिर देश में क्या होगा? देश में तो हम्म। ये विश्व गुरु वाले हैं, इनको तो लीड में दिखना था, इसलिए ये पहले दिन भाग के चले आए। यानी फोटो नहीं और खिंचवाया, फोटो नहीं खिंचवाया और फोटो खिंचवाने के टाइम से पहले ही निकल के आ गए। हाँ, पहले ही निकल के आ गए, ये तो क्योंकि इनको ये तो बताया था देखिए देखिए दूसरी लाइन देखिए में। देखिए, ये देखिए बड़ी नाइंसाफी हो गई है। तो मोदी जी को तो कैमरे का बड़ा शौक है। हाँ, वो मंदिर मंदिर के अंदर भी अगर मनन करते हैं तो वहां भी उन्हें कैमरा चाहिए होता है। हाँ, वो अपनी माता जी से मिलने जाते हैं, जाते रहे हैं, वो तब भी कैमरा चाहिए होता है। और न मालूम कहाँ कहाँ कैमरे लगे होंगे, नहीं मालूम। उन वो कैमरे से बच के निकल के आना तो बड़ा कैमरे के मुश्किल बीच हो। में किसी को आने नहीं देना है। जी हाँ जी और हाँ। यहाँ तो पूरी कतार खड़ी थी। हाँ वो हाँ बता हाँ। दिया था कि पूरे राष्ट्राध्यक्षों की कतार खड़ी रहेगी, आपको दूसरी लाइन में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी औकात इतनी ही है। अरे साहब, हमने देखा नड्डा जी को पीछे हटा दिया गया था। जी, किस किस को पीछे हटा दिया गया था? वो तो मोदी जी तो फ्रेम में अकेले ही रहना चाहते हैं।
ये बात अपनी आप जगह। राम मंदिर लेकिन के इसमें देखो, बनारस के मंदिर में देखो, कोई भी प्रोग्राम में, आपके दिल्ली में जो समिट हुई थी उसके प्रोग्राम में देखो, मोदी जी अकेले खड़े रहते, अकेले रहते। और यहाँ तो दूसरे लाइन में खड़े करने का, इसलिए भागने के सिवा इनके पास में दूसरा कोई उपाय नहीं था, क्योंकि वहां वो सामने वालों को हट ये बोल नहीं हाँ, सकते थे। हाँ। अच्छा, दर्शकों को मैं बता दूं कि जब कोई इंटरनेशनल इस तरह की समिट मीटिंग होती है, उसमें सब चीजें जो मैनेजमेंट होता है वो सब पहले एडवांस बता देता है, उनका प्रोटोकॉल जो डिपार्टमेंट होता है। तो वो एक दिन पहले मोदी जी को पता चल गया कि फोटो में मुझे कहाँ ये लोग खड़ा करने वाले हैं, इसलिए वहां से निकल आए। हालांकि अगर बिल्कुल फोटो खींचने के टाइम पर ये पोजीशन होती तो हो सकता है मोदी जी को जहां भी खड़े किया जाता वहीं फोटो खिंचवाना होता, लेकिन उन्हें फोटो का प्लान मालूम हो गया था। वैसे एक बात बताइए, क्या आपको यकीन आ रहा है कि जब मोदी जी ये कहते हैं कि सारे मामला तय हो गए चाइना के साथ, चाइना जो कुछ हमारा कब्जा लिया हुआ था वो सब हल हो गया, यानी कोई इशू ही नहीं रहा चीन के साथ, आपको यकीन आया क्या? सर, मुझे बताओ कि अरुणाचल की जमीन पर इन्होंने बोला था कोई कब्जा नहीं हुआ, इनका खुद का इंटरव्यू है, ना कोई आया ना कोई गया। जयशंकर बोल रहा था कि इतनी बड़ी इकोनॉमी से हम टकराएंगे थोड़ी। राजनाथ सिंह बोल रहे थे कि आ गए थे, हमारे सैनिक ले गए थे, गलवान घाटी में हमारे 20 सैनिक। मतलब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? तो ये सारे के सारे झूठ बोलते, वक्त बेवक्त कुछ भी बोलते रहते हैं। तो ये चाइना को पता नहीं होगा क्या? चाइना को हाँ। ये पता है। आपको पता है कि वो छाती पे बैठा हुआ है, वो स्टारलिंक वाला, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एलन ठीक है, मस्क। हाँ। एलन मस्क। तो हाँ। एलन मस्क ने चाइना से डील रशिया के माध्यम से, पुतिन के माध्यम से किया। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को बोला, पुतिन के माध्यम से चाइना से हो गया। भारत के दोनों जो इनके चिंटू बिंडू है, हम्म, डबल ए वाले, ये हाँ। दोनों रो रहे हैं कि एलन हाँ। मस्क अगर यहाँ आ गया तो ट्रांसपोर्टेशन में और टेलीकम्युनिकेशन में तो हमारा तो बट्टा बैठ जाएगा। मगर मोदी भी रो रहा है, ये विश्व गुरु है, ये अच्छा, रो रहा है उनके सामने। एलन मस्क बहुत ही शातिर नजर आता है। एक तरफ वो ट्रंप के साथ वहां पर खड़ा हुआ है, ट्रंप के साथ खड़ा हुआ है इलेक्शन में, यानी पूरी सपोर्ट कर रहा है। उधर पुतिन से अपने काम ले रहा है, उधर यहाँ भारत में भी आकर के, यानी पूरी दुनिया वो खुद अकेला ही चलाना चाहता है। वो इंटरनेशनल अडानी है क्या, क्या चीज है? हाँ, इंटरनेशनल अडानी है, पूरी दुनिया का सारा उसको चाहिए उसके इसमें। और मोदी जी ने उसको परमिशन दे दिया। और देखो इंदिरा जी की ताकत क्या थी कि 7वां नहीं 8वां बेड़ा उतार दे, हम्म, मैं बांग्लादेश को आजाद करके रहूंगी, ये बोलने वाली इंदिरा जी। और ये लाल आंखें दिखाने वाला ये मोदी, ये वहां सरेंडर करके आ गए, ब्रिक्स सम्मेलन में सरेंडर करके आ गए कि चाइना पीछे जाएगा, हमारे सैनिक पहले पीछे हो जाएंगे। और एलन मस्क के जो स्टारलिंक कंपनी है उसको परमिशन दे दिया है। अब स्टारलिंक के 7,000 सैटेलाइट है, अमेरिका के भी 700 सैटेलाइट है पूरे इसमें ग्लोब में। रशिया के 400 सैटेलाइट है, चाइना के 450 सैटेलाइट है, इंडिया के 60-70 सैटेलाइट है। अकेले टेलीकम्युनिकेशन के लिए 7,000 सैटेलाइट है उसके। और वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ में खड़ा होके प्रचार कर रहा है उसके फेवर में। और वहां ये हालत हो गई है कि उसके विरोधी कैंडिडेट का जो वहां का वॉशिंगटन न्यूज़पेपर है और एक दूसरा न्यूज़पेपर है, दोनों ने बैकआउट कर लिया है। मतलब पूरी देश में, दुनिया में गुंडागर्दी चल रही है। और ये गुंडागर्दी से मोदी डरे हुए है। जिस वक्त इस देश में दो पोलराइज नेशन हुआ था, नेहरू सामने आके उन्होंने गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन बनाया था, जिसमें सैकड़ों देश शामिल हो गए थे। एक हैसियत ये थी भारत की, और एक हैसियत ये है कि तुमको कोई कुत्ता नहीं पूछ रहा है। और यहाँ ये भक्त चिल्ला रहे कि भारत की इकोनॉमी बढ़ गई है, भारत का रसूख बढ़ गया है, भारत का ये बढ़ गया, भारत का वो बढ़ गया। साले कंगाली बढ़ गई है तुम्हारी, ना समझी बढ़ गई है तुम्हारी। और ना समझी के साथ साथ में तुम्हारे देश की खस्ता हालत हो गई है, पूरे इकोनॉमिकली, सोशली। कौन किसको मार रहा है, कम किसको कौन मारेगा, कोई यहाँ सेफ महसूस नहीं कर रहा है। ये हालत हो गई है देश की। देखो मोदी जी ने न्यूज चैनल ईटी न्यूज के ग्लोबल बिजनेस समिट के बाद में बोला था, 24 वाली समिट है, मोदी जी ने एएनआई का जो उसमें कवर किया था, अपने इंटरव्यू में कहा था कि 15 लाख लोगों के सुझाव ले रहा हूं विकसित भारत बनाने के लिए। ये सरकारें गिराने के लिए सुझाव नहीं लेते, नोटबंदी के लिए सुझाव अपना फाइनेंस मिनिस्टर का नहीं लेते,
आतंकवाद मिट जाने की बात करते हैं, आतंकवाद के लिए सुझाव नहीं लेते, रोज मर रहे हैं, कश्मीर में लोग रोज मर रहे हैं। और इन्होंने 8 साल उसको सुधारने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था, कुछ नहीं हुआ। जुमला देने में, नए-नए जुमले देने में ये कभी सजेशन नहीं लेते। स्मार्ट सिटी में किसका सजेशन लिया था? स्मार्ट विलेज में किसका सजेशन लिया था? लॉकडाउन में किसका सजेशन लिया था? 2 करोड़ रोजगार देने में क्या हुआ था? 2022 तक सबको मकान देने में किसका सजेशन लिया था? घोषणा आपकी थी। मोदी की घोषणा थी 22 में सबको मकान मिल जाएंगे। किसानों का उत्पन्न दुगना होगा, वन इंडिया वन टैक्स का ख्वाब, ये किसने दिया था? आपकी रोज खुलने वाली यूनिवर्सिटी का किसने देखा था और किसने सजेशन दिया था आपको? आपके रोज सुनने वाले एम्स है, आईआईटी है, आईआईएम है, और बांग्लादेश में हमारे 7,000 बच्चे पढ़ रहे थे, ये किसका सजेशन था मोदी जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये वाकई बड़ी अजीब, इतनी अजीब बात है कि ग्राउंड पे कोई चीज ना हो और हमारे प्रधानमंत्री जी ऐलान कर देते हैं, तकरीबन ये कहने की कोशिश की कि हर दिन यूनिवर्सिटी खुल रही है, हर दिन कॉलेज खुल रहा है, लेकिन कहाँ है वो? बिहार में एक एम्स के लिए कहा गया था, वहां कहीं जमीन पे कोई बोर्ड लिखा हुआ भी शायद नहीं मिला। तो ये मुझे तो उस वक्त समझ में आ गया कि मोदी कितना सच बोल रहे हैं, जब 7,000 बच्चे हमारे बांग्लादेश में पढ़ रहे थे। जी 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 जी, वहां बांग्लादेश में जब डिस्टेबल हो गई गवर्नमेंट, उस वक्त 7,000 बच्चों का जब न्यूज आई कि 7,000 बच्चे वापस आने के लिए पूरा उतावले है और उन्होंने पूरा ये किया है, आने के लिए तैयारी की है, तब मुझे समझ में आया कि बांग्लादेश जैसे देश में भी हमारे यहाँ के बच्चे जाके पढ़ते हैं। और ये बता रहे हैं, आप बताइए, इसकी जानकारी जब वायर ने मांगी तो ये मट्टू है, जेपी सिंह, एडिशनल जनरल इंचार्ज पीएमओ के है, इन्होंने बोला कि इस किसी बात का जवाब हमारे पास नहीं है। जब इनसे पूछा गया एम्स का, आईआईटी का, बांग्लादेश का, क्यों पढ़ रहे, कैसे पढ़ रहे, नोटबंदी के इफेक्ट से, सारे जब मैंने गिनाया और उसके जब आरटीआई डाला तो बोले इस किसी का जवाब हमारे पास में नहीं है। तो इस पर एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे पुराने, एक्स शैलेश गांधी जी ने कहा कि मोदी मात्र घोषणा करते हैं, कागज पर कुछ नहीं होता, इसलिए जवाब नहीं मिलता। और आरटीआई जवाब देती है कि मोदी जी जो बोलते हैं, आरटीआई ने जो जवाब दिया इसके सबके इसमें कि मोदी जी जो बोल रहे हैं वही सच है, बाकी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मतलब मेरा वचन ही मेरा शासन है, ये नरेंद्र बाहुबली का वचन है। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि डेमोक्रेसी के अंदर आपको वो अधिकार ही खत्म कर दिया गया कि राइट टू इंफॉर्मेशन में जो कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, और अफसरान भी इतने तंग आ चुके शायद मोदी जी के इन घोषणाओं से कि उन्हें ये लिखना पड़ गया कि मोदी जी जो बोलते हैं वो सच है और हमारे पास कोई डिटेल नहीं है। ये अफसरों के थकने की बात है, वो परेशान होकर के इस तरह का जवाब दे रहे हैं क्योंकि जाहिर है उन्हें नौकरी करनी है। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं चंद्रचूड़ जी के बारे में, वो क्या क्या कुछ है। उन्होंने पिछले दिनों कहा कि अयोध्या का जो फैसला लिया वो शायद किसी देवी से या भगवान से मशवरा करके उन्होंने लिया फैसला, और वो क्या क्या कुछ है ये। चंद्रचूड़ जी जाने वाले हैं क्या? कोई इन्हें भी कोई ऊंची कुर्सी कोई और भी मिलने का तैयारी है क्या? क्या है? मुझे नहीं लगता सर क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मगर मेरे देश का क्या सर्वनाश किया चंद्रचूड़ ने, ये बताना चाहता हूँ मैं। एक नरेश कुमार चंद है, एज सॉल्यूशन के मालिक है, उन्होंने बहुत सारी बातें किया है। वो बोलते हैं कि इन सारी बातों के लिए चंद्रचूड़ को याद किया जाएगा। पहली बात है, राम मंदिर फैसले में शुरुआत किया था कि वहां नमाज होती थी, वो इस्लामिक स्थल था, वहां इस्लामिक कोई मंदिर के कोई सबूत नहीं मिले। साहब में आर्कियोलॉजी के खुदाई में भी मंदिर के कोई सबूत नहीं मिले, मगर जन भावना देख के हिंदू को हम ये मंदिर दे रहे हैं, ऐसा मुझे भगवान ने बताया है। ओके, और उसके बाद में उसके ऊपर हस्ताक्षर करने की मेरी हिम्मत नहीं है, किसी जज ने उस जजमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसके लिए तुम याद किए जाओगे चंद्रचूड़ जी, कि आप जजमेंट देते हो उसके ऊपर हस्ताक्षर करने की आपकी हिम्मत नहीं है। दूसरा, आपको याद किया जाएगा, आप इलेक्ट्रल बॉन्ड को इलीगल बोला था, आपने बोला था आपके ऑर्डर में कि इलीगल है, मगर ना आपने पैसा सील किया, ना पैसा वापस हुआ, ना ही किसी को शिक्षा दी गई, मतलब पनिशमेंट किसी को नहीं हुई, गुनाह भी दाखिल नहीं हुआ, सजा तो होने की बात दूर है, इसके लिए आप याद किए जाओगे। आप याद किए जाओगे कि चंडीगढ़ के इलेक्शन कमिश्नर को आपने क्रिमिनल कहा, मगर उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लिया, इसके लिए आप याद किए जाओगे। शिंदे सरकार के गवर्नर के आदेश को आपने अनैतिक, अनधिकृत और गैर कानूनी कहा, मगर कोई एक्शन नहीं लिया।
शिंदे सरकार जिसको गैर कानूनी कहा उसे पूरी टर्म पूरी करने दी बिना कोई एक्शन लिए। वहां अब ऐसे गैर कानूनी स्पीकर, आपने जो अधिकार दिए थे गैर कानूनी स्पीकर राहुल नार्वेकर के हाथ में निर्णय का अधिकार सौंप लिया, इसके लिए आप याद किए जाओगे। हिडनबर्ग रिपोर्ट पर कार्रवाई करने की जगह आपने अपनी कमेटी बनाई, उस कमेटी ने अडानी से जांच पड़ताल करने की जगह क्लीन चिट दी। जब भी आप अडानी को यूएस कोर्ट में पेश होने का आपको आदेश देना चाहिए था और ईडी सीबीआई की तरफ से अडानी की जांच सुप्रीम कोर्ट को करवानी चाहिए थी, आपने नहीं करवाई, इसलिए आपको याद किया जाएगा। आर्टिकल 370 को हटाने के केस में जबरदस्ती आप उसमें एंटर कर दिए, आपके तरफ नहीं था, वो हाई कोर्ट में चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट एंटर कर दिया जबरदस्ती। और ठीक जांच की जगह आपने सरकार को सही ठहरा दिया, कोई जांच किए बिना आपने सरकार को सही ठहरा दिया इंटरवेन करके। और जब उस स्टेट की विधानसभा विधायकों का कोई मत जाने बिना आपने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, और राष्ट्रपति शासन में मतलब राष्ट्रपति ने सिफारिश की 370 हटाने की और राष्ट्रपति ने उसको स्वीकृति दी। ये नौटंकी होने देने के लिए आप याद किए जाओगे चंद्रचूड़ जी, कि आपने खिलवाड़ किया 370 के साथ में, कश्मीर की जनता के साथ में, कश्मीर के संविधान के साथ में, भारत के संविधान के साथ में आपने खिलवाड़ किया, और ये तमाशा आप खुली आंखों से देख रहे थे, इसलिए आप याद किए जाओगे। उमर खालिद जेल में इसलिए है कि वो मुस्लिम है, पैसे वाला नहीं है और राजनीतिक रसूखदार नहीं है, इसलिए वो 1300 दिनों से जेल में बंद है। यह भी आपने किया, मगर अरुण गोस्वामी को रातों रात आपने बेल दे दी, इसलिए याद किए जाओगे आप। एक निर्दोष लड़का मात्र घोषणा देने के नाम पर 1300 दिन में जेल में है, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया, इसके लिए आप चंद्रचूड़ याद किए जाओगे। भीमा कोरेगांव के मामले में फडणवीस ने बनावट दस्तावेज उसमें घुसेड़े हैं, और घुसेड़ के उन लोगों को आपने अरेस्ट करवाया, गलत केस पेश किया है। उसमें वो जो मर गए, जीएन साई बाबा तो मर गए, बरबरा राव, रोला वेंसन, अरुण परेरा, गौतम नवलखा, ये सब जेल में बंद है। और इसमें आपके गांव के पास की केस है, जिस जिले से ये आते हैं, जहां ये जाके देवी के दर्शन करके बोला था कि मैं भगवान की मर्जी से लिखता हूं, उस गांव की केस है, उस जिले की केस है, और वहां आप चुप रहे, आपने आंखें नहीं खोली, आपने पट्टी हटा दी। न्याय जज उसके न्याय देवता की पट्टी इसलिए हटा दी कि न्याय देवता ये देख सके कि कौन कितना बड़ा आदमी है, कौन कितना रसूखदार है, कौन कितना पैसे वाला है। वो पट्टी इसलिए नहीं थी कि न्याय अंधा है, न्याय की पट्टी इसलिए थी कि वो बता सके कि किसी का चेहरा देखकर, किसी की जाति और किसी का धर्म और किसी के पैसे और किसी की सत्ता देखकर हम नहीं देंगे न्याय, ये बताने के लिए ये बातें थी, पट्टी थी। हाथ में संविधान के अंदर मनुस्मृति आपने छुपा दी है। तलवार इसलिए थी कि अपराधियों का षड्यंत्र तोड़ सके कानून व्यवस्था। आपने एक ऐसी किताब उसके हाथ में दे दी जिसमें अंदर मनुस्मृति है, इसलिए आप याद किए जाओगे। आपने बोलने के सिवाय, अति बोलने के सिवाय कुछ नहीं किए जाओगे। एक फ्रांसिस बेकन करके एक ये है, तत्ववेत्ता है, उसने बोला था कि अति बोलने वाला जज यह बेसुरे वाद्य की तरफ होता है। आप बेसुरे वाद्य की तरफ हो चंद्रचूड़ जी, इसलिए आपको याद किया जाएगा। आपके सारे जजमेंट भगवान नरेंद्र और आपकी गांव की देवी के कहने पर हुए, उसमें आपने नैतिकता, संविधान, न्याय कहीं दिखाई नहीं दिया आपके पूरे के पूरे कार्यकाल में, इसलिए आप याद किए जाओगे। और सीजीआई महोदय, आपने जितने भक्तों के भगवान के साथ में मिलकर पूजा की है ना, वो सारी की सारी पूजा आपके जजमेंट में रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए भी आप याद किए जाओगे। ये यानी सबसे ऊंची कुर्सी पर कानून की, वो संविधान के खिलाफ इतने काम करता है, ये तो बहुत ही एक तरह से अंधेरे की तरफ जाने की बात है। मुल्क की डेमोक्रेसी जिस पर हम बार बार अपने भरोसे की बात करते हैं, संविधान जिस पर हम भरोसे की बात करते हैं और हमें है भी, लेकिन उस संविधान को ही अगर पारा पारा कर दिया जाए, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, जिम्मेदार कुर्सियों पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर बैठने वाला आदमी अगर ऐसा करे, तो ये वाकई बहुत ही एक खतरनाक परिस्थिति है। इस पर सभी को गौर करने की जरूरत है। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं महाराष्ट्र में और यूपी में जो महिलाओं की एक तरह से बेइज्जती का काम किया गया, उसमें बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग शामिल हैं, वो क्या 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 कुछ है, जरा उस पर भी बताइए।
सर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो रोशनी कुशल जायसवाल का है। हम्म, आपको बता देता हूँ कि रोशनी कुशल जायसवाल प्रियंका गांधी के साथ में लगी हुई थी। उसका सोशल मीडिया संभालती थी और फ्रंट पे आके उनके साथ में कार्य भी करती थी। ऐसी एक बिटिया का 4 साल से चारित्र हनन राजेश सिंह, जिसने ये गंदी पोस्ट डालता था और जो सैफरॉन लीडर बोलता था खुद को, मतलब हम्म, संघी और भाजपाई लीडर बोलता था, उसने 4 साल गंदी पोस्ट डाला, उसकी इज्जत लूटने की धमकी दिया, उसको बहुत तरीके की धमकी दिया इसने। और हम्म, जब वो लड़की यानी ये हो गई, क्या बोलते हैं उसको, एक समय आता है ना जब उसको फ्रस्ट्रेशन आ गया, बिल्कुल तो ये बिल्कुल। अपने 5-10 साथियों के साथ में उसको जवाब माँगने गई, कि ऐसा हम्म, जो लिख रहा है तू क्या कर रहा है? क्यों कर रहा है? हम्म, तो आपको बताता हूँ कि उसने कुछ उल्टा-सीधा बोल दिया, मुँह पर गाली दिया उस लड़की के, उस लड़की ने एक झापड़ रसीद कर दिया उसको। वो हम्म, झापड़ की सज़ा ये है कि उसके ऊपर 10-12 धाराएँ लगा दी गई। भाजपाई थाने में पहुँचे और उन्होंने उसके ऊपर ही धारा लगाई, उसके बीबी से नोटिस, बीबी का नाम से, मगर राजेश सिंह के बीबी ने वहाँ एक रिपोर्ट दिया। इनका तो रिपोर्ट लिया नहीं, उनका रिपोर्ट लेके इनके ऊपर धाराएँ 10-12 जड़ दी और राजेश सिंह के बीबी ने जो मुकदमा लगाया उससे 45 दिन से अभी वो रोशनी के हस्बैंड और हम्म, उसके जो भाई है वो दोनों जेल में है 45 दिन से, और 45 दिन से लड़की फरारी में है। इसका हम्म, रोते हुए वीडियो मैंने आपको भेजा हो, आपको लगता है तो उसको ठीक लगा ठीक है, देना। बिल्कुल और बिल्कुल वो बिल्कुल। वीडियो जो आया है, वहाँ आपको बताता हूँ कि ये मानसिक विकृत परिवार था, ये पूरा राजेश सिंह वाला मानसिक विकृत परिवार है। हम्म, उसी जगह पर प्रदेश अध्यक्ष रहते अजय राय, हम्म, अविनाश पांडे जी इंचार्ज है। जो लड़की प्रियंका जी के साथ में घूम रही थी, कांग्रेस के लिए लड़ रही थी और अपने जिले में ये हो रही थी कारगुजारी, अजय राय ने कुछ नहीं किया, कहीं हम्म, दिखाई नहीं दिया। तो हम्म, कांग्रेस के लिए कार्यकर्ताओं को क्यों लड़ना चाहिए, ये पहला सवाल है मेरा। जी जी जी। दूसरा मेरा सवाल है कि कोर्ट ने बिना उसका पंचनामा किए, बिना सीरियस जख्म दिए 307 कैसे लगा दिया? हमारी न्यायपालिका एक झापड़ को अगर 307 बोलती है, तो हम किस युग के तरफ जा रहे हैं? पाषाण युग के तरफ हम जा रहे हैं। हम कहीं प्रोग्रेस की तरफ, पुरोगामी की तरफ नहीं जा रहे हम। जुमलेबाज शाह जी बोल रहे थे कि रात के 12 बजे कोई लड़की स्कूटी पर बैठकर योगी राज में घूम सकती है, जा सकती है, अपने घर में नहीं रह सकती। अपने घर में उसको 4 साल बलात्कार की धमकी मिलती है, उसकी बेइज्जती होती है और ये सब आपके राज में होता है। और ऊपर से कोर्ट ने उसके घर के कुर्की का आदेश दे दिया। सर यानी बताइए। यानी जो मजलूम है, जिसके साथ ज्यादती हो रही है, जिसको गलत व्यवहार किया जा रहा है, उसी के खिलाफ अदालत ने काम कार्रवाई कर दी। जी, और मैं दूसरी और बात बताता हूँ आपको कि इसमें इसमें जो उसका रोशनी का कि भैया ऐसे मैंने क्या कर दिया, मैंने तो लड़ाई लड़ी, मैंने तो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी, उसका जो आया उसको माफीनामा समझ के ये उसकी मजाक उड़ा रहे और खुद को गर्व महसूस कर रहे हैं कि देखिए सैफरॉन के विरोध में कोई कुछ भी बोलेगा, ये जायसवाल है, हिंदू है, मुसलमान नहीं है। आप हम्म, हिंदुओं को इकट्ठा करना चाहते हो, इस तरीके से हिंदुओं को इकट्ठा करेंगे, किस बात का गर्व है तुमको? एक हम्म, हिंदू लड़की का द्रौपदी की तरह वस्त्रहरण कर दिया। आपको महाभारत याद रखना चाहिए, एक द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ, पूरी सल्तनत मिट गई, इधर के और उधर के दोनों तरफ के मिट गए। ये देश महिलाओं का सम्मान करने वाला देश कहलाता था, मगर आरएसएस के और बीजेपी के राज में महिलाओं के वस्त्र तार-तार हो गए, पूरे हम्म, देश में वस्त्र तार-तार हो गए। बिल्किस बानो के इसमें क्या किया, वो कलबुर्गी जो थी उसके इसमें क्या किया, इस लड़की के इसमें क्या किया, वो जो 3 बलात्कारी थे जेएनयू के लड़की इसमें बलात्कार करने वाले, उसके इसमें क्या किया, कुलभूषण वो ब्रिजभूषण था उसके इसमें क्या किया। तो ये बलात्कारियों की पार्टी, मैंने तो 45 नाम निकाल के रखा हूं जिसके ऊपर महिलाओं के चरित्र हनन, रेवन्ना जैसे लोग इनके साथ में रहते हैं जिसने 2000 बलात्कार किया और इसके बिना मोदी सरकार नहीं चला सकते। ये मोदी मंच पे जाहिर करते हैं और ये बात करते हैं हमारी संस्कृति की, ये बात करते हैं हमारे राष्ट्रवाद की। तुम्हारा राष्ट्रवाद और तुम्हारी संस्कृति व्यभिचारी संस्कृति है। तुम्हारा हम्म, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ये बिल्कुल, व्यभिचारी राष्ट्रवाद है। तुम्हारा हम्म, हमारा देश का राष्ट्रवाद नहीं है। हम महिलाओं का सम्मान करने वाला देश है। हमारा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज जो था,
वो किसी लड़ाई में साथ में लाई हुई लड़की को बोलता था कि ये मेरी माँ है, माँ जैसा सम्मान करके उसको वापस भेजना, ये देश है हमारा। बिल्कुल हम बिल्कुल। हम हम जो प्रतिपक्ष की महिला भी होती है उसको भी माता समान और बहन समान सम्मान देते हैं। ये कौन सा ये देश है? ये सेफ्रॉन का व्यभिचार, ये दुष्चरित्र गुंडगी प्रमोट करने का काम ये लोग कर रहे हैं और यही काम आगे बढ़ के अभी महाराष्ट्र में भी हो गया। हमारे हम्म यहाँ एक लीडर ऑफ अपोजिशन है, हम्म नेता है, कांग्रेस के नेता है, विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, कांग्रेस की विधानसभा में नेता है, बड़े आदमी है, सीडब्ल्यूसी मेंबर भी है। उनकी बेटी है डॉक्टर जयश्री थोरात, वो हम्म पिता का प्रचार करने के लिए मैदान में उतरी है। वहां एक सुजय विखे पाटिल है, जो कभी शिवसेना में थे, फिर कांग्रेस में आए, फिर बीजेपी में चले गए। उनका कोई माई बाप नहीं है, हम्म उनके पार्टी का भी कोई माई बाप नहीं, उनका भी कोई माई बाप नहीं है। तो इन्होंने एक धांधारपुर करके एक गांव है, वहां संकल्प सभा में उनके जो चेयरमैन थे, मीटिंग के चेयरमैन वसंतराव देशमुख ने बाला साहब के ऊपर तो अभद्र टिप्पणी की है, मगर डॉक्टर जयश्री थोरात को गांव भर घूमने वाली, तेरे बच्चे कैसे पैदा हुए हमें पता है, हम रास्ते पर आए तो तू घर से बाहर नहीं निकल सकती, यहाँ बात बोलने की हिम्मत की। यहाँ बात आरएसएस के कैंप में सिखाई जाती है। आपको पता होगा कि जब कल्याण की सूबेदार की बहू छोड़ दिया था छत्रपति शिवाजी महाराज ने, तो उन्होंने बोला था ये सज्जनों की निष्क्रियता है, युद्ध महिलाओं की इज्जत लूट के जीते जा सकते हैं। ये बोलने वाला सावरकर इनका इनका आराध्य है। भागवत भी बोलता है कि जब से महिलाएं सार्वजनिक जीवन में आई और जब से पढ़ लिख गई, परिवार टूट रहे हैं। मतलब महिलाएं खाली चौका चूल्हा और बच्चे पैदा करने का काम करें, इसको बोलते हैं हिंदुत्ववादी राष्ट्र, ब्राह्मण राष्ट्र। इनके बच्चियां बाहर जाएगी, अमेरिका यूरोप में सीखेगी, वहां नौकरियां करेगी और बाकी सारी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की सारी बच्चियां चूल्हा चौका करेगी और उनके लिए सैनिक पैदा करेगी, बच्चे पैदा करेगी, जो 10-10 पैदा करेगी, 4-6 बच्चे इनको दे देगी, क्योंकि हिंदुत्व बचाना है इनको। और इसलिए संघी जितने हैं, आप देखिए किसी भी नाम से अगर गाली आती है, माँ बहन की गाली अगर आती है किसी भी पोस्ट पर, किसी भी वीडियो पर, नाम कुछ भी रहे, रिजवान रहे नाम या और कोई नाम रहे, रहमान रहे, ये समझ लेना ये संघी है, एक नाम से आ रहा है। माँ बहन की गाली दूसरा कोई देने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि सबको मालूम है सोशल मीडिया है। फेक सारे अकाउंट बनाकर मुसलमानों के नाम से, ईसाइयों के नाम से, दलितों के नाम से, आदिवासियों के, ये सारा क्रियाकल्प करने वाले कोई भी होंगे तो आरएसएस के ही लोग हैं, 40 पैसे में काम करने वाले और कभी-कभी अपनी खुंदक मिटाने के लिए काम करने वाले ऐसे लोग हैं। इसलिए महिलाओं को 50% महिलाओं को अगर हिंदुत्व चाहिए तो आपको सतीत्व स्वीकारना पड़ेगा, आपको पुनर्विवाह बंद करना पड़ेगा, केश ओपन की विधि आपको स्वीकारनी पड़ेगी, पढ़ाई लिखाई आपकी बंद करनी पड़ेगी, आपको बंद शुद्ध होके करना पड़ेगा, आपको मात्र घर में सिमट कर रहना पड़ेगा। ये अगर मान्य है तो हिंदुत्ववादियों को वोट दीजिए, वरना इनको वोट मत दीजिए, जूते मारिए। आपने बिल्कुल सही बताया, बहुत गहराई से बताया और ये भी बताया कि किस तरह से इनकी जो ट्रोल आर्मी है वो अपने नाम बदल बदल करके मुसलमान नाम रख रख करके कुछ ऐसी चीजें कहती है जिससे कि मुसलमानों को भी बदनाम किया जा सके और आपको भी भटकाया जा सके। हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया, हम सीधे चलते हैं अडानी को। जो सीमेंट कंपनियां उन्होंने खरीद ली, बहुत मुसलसल खरीदारी करते रहते हैं, ये क्या है, ये वाला नया शोशा क्या है? देखो, जो सीमेंट कंपनी सेटअप करने का जो काम है वो लाखों करोड़ रुपए का काम हो गया, हजारों करोड़ रुपए लगते हैं इसमें। हाँ। और एक ओरिएंट सीमेंट, सीके बिरला की कंपनी, और आईटीडीसी सीमेंट, इटालियन थाई डेवलपमेंट कंपनी, ये 8,100 करोड़ में बिक गई और ये 5,700 करोड़ में बिक गई। कोई बोल रहा था कि प्राइवेट कंपनी है, किसी ने खरीद दिया, किसी ने बेच दिया, कि आपको क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है। फर्क इसलिए पड़ता है कि ये प्रेम से अगर बिकी होगी तो कोई बात नहीं। मेरे किसानों की जमीन कैसी उसको डर दिखाकर, उसको घबरा कर, उसको कुछ नहीं मिलेगा ये बताकर कैसी खरीद ली जाती है मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं किसानों के बीच में ही काम करता हूँ। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक पोल गड़ते हैं तो 1 रुपया ना देते हुए इलेक्ट्रिक पोल गाड़ देते हैं और उनके साथ में पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं। तो आपको पता होगा कि मुंबई एयरपोर्ट नहीं दे रहा था कोई, उसको ईडी का नोटिस, इसको इनकम टैक्स का नोटिस, तेरे धंधे बंद कर देंगे, तेरे को जेल में डाल देंगे।
ये सारा करके वो जबरदस्ती इसी तरीके से ये सीमेंट कंपनी भी जबरदस्ती इनको दिलवाई गई। और ज्यादातर सीमेंट कारखाने जो पहली वाली सरकारों ने बताए थे, ये सारे के सारे कारखाने इनको दे दिए गए और एक कंपनी के हाथ में पोर्ट, एयरपोर्ट, रेल, रोड, बिजली, सोलर, सीमेंट, यानी पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक कंपनी के हाथ में, मतलब मोडानी को दे दिया गया। यानी अगर किसी एक दिन फैसला कर ले अडानी कि सारी जगहों पर हमारे कोई काम नहीं करेगा, तो देश रुक करके खड़ा हो जाएगा। अगर अगर देश की हालत ये हो जाएगी, 5 किलो अनाज बांटने के लिए अनाज भी नहीं रहेगा, क्योंकि साइलों में अनाज उनके ही होगा। 5 किलो अनाज नहीं बांट सकेंगे। और मुझे तो ये लगता है कि मेरे के जैसे को जो 5 किलो अनाज पर निर्भर है, क्योंकि इसीलिए चिल्ला रहे ना हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई ऐसी 50 सरकारें आ जाए, अविनाश काकड़े का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। मेरा जान ले सकती है, मगर मेरा इकोनॉमी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मैं किसान हूँ। किसानों की इकोनॉमी बिना जमीन छीने नहीं बिगाड़ सकते आप। और वो जमीन के लिए हम लड़े थे, सरदार लड़ रहे थे, उन्होंने नेतृत्व किया, हम लड़े, हमने अपनी जमीन बचा लिए। मगर 5 किलो राशन बाकी लोगों को कहां से मिलेगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि माधवी बुच ने घोटाला किया, उसके पतियों के पार्टनरों ने उसको क्लीन चिट दे दी। पार्लियामेंट कमेटी में पेश होने के लिए वो जब पहुंची तो मोदी का मैसेज गया कि उसमें पेश नहीं होना है। पर्यावरण ग्लोबल इंडेक्स में हम 180 देशों में 176 आ गए। हमारा सब सर्वनाश हो गया, पर्यावरण का सर्वनाश हो गया। हमारे देश का जवाहर सिकदार एक राज्यसभा सांसद थे, उन्होंने इस्तीफा देकर, वो सीईओ के प्रसार भारती के भी थे, वो इन्होंने कहा कि कोरिया जैसे नापसंद देश को छोड़कर बाकी कैपिटलिस्ट देश हमारा देश को समाप्त कर देंगे, और ये मोदी जी समाप्त करवा रहे देश को। क्रोनी कैपिटलिज्म से देश को समाप्त किया जा रहा है। जिन मूर्खों को ये नहीं समझता मरे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो ऐसे ही हालत बना दिए गए, हालात ऐसे ही बना दिए गए हैं कि लोग मरे, और खुदकुशी की तादाद बढ़ रही है पूरे देश में अलग अलग तरीके से। नौजवान जो मोदी बोलते थे कि लाइन लगा के 12 का वीडियो है, चाहिए तो मैं भेज दूंगा, कि 2012 में जो मोदी बोलते थे कि अमेरिका और यूरोप के लोग इंडिया में लाइन लगा के आएंगे, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, तो आज उनके अपने देश की हालत यह है कि 90,000 इंडियन गैर कानूनी रूप से यूएस में घुसे हैं। 50,000 घुसते हुए पकड़े गए हैं, और उसमें से आधे गुजरात के। हमारा स्कोर है। ये हमारा हाल हो गया। और जो हम स्मार्ट सिटी और विश्व गुरु और न मालूम क्या क्या लुभावनी बातें कही गई, वो उस पर कहीं कुछ नहीं हुआ, बल्कि लोगों को 5 किलो अनाज तक ले गए। और अब वो 5 किलो अनाज भी कितने लोगों को मिलता है, और फिगर्स तो बताने में ये माहिर हैं, कुछ भी लाखों करोड़ों में कोई भी बात बता दें बस। अरे 600 करोड़ लोग जब वोट देके इसको पीएम बनाते हैं, तो बाकी क्या बात रही भाई। जी जी, 15 लाख लोगों से मशवरा कर लिया मोदी जी ने। देखिए ये अपने आप में कितना बड़ा अच्छा आंकड़ा है। हाँ, आप है क्या? आप है मशवरा देने में? जी जी जी। नहीं, मैं तो नहीं हूँ, मुझे तो नहीं पता। 15 लाख में मैं नहीं हूँ, कम से कम मैं अपने, और आप भी शायद हो ना हो, मुझे नहीं मालूम। आपसे कौन मशवरा लेगा जब आप रोजाना मोदी जी को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते रहते हैं। तो बहरहाल ये हाल है जिन लोगों के सरकार में है, जो लोग सरकार में हैं, जिनकी जिम्मेदारी देश को अच्छे से चलाने की, लोगों के, नागरिकों की भलाई की सोचने की थी। और अभी भी कांग्रेस इनको हराने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ऐसे कैंडिडेट, कांग्रेस के सारे ज्यादातर नेताओं ने समझौते कर लिए कि मेरी 1 सीट जीत जाओ, 4 सीट हार जाए तो चलेगा। अगर इस वक्त भी 60-70 से ऊपर अगर बीजेपी पहुंच गई तो बीजेपी का शासन महाराष्ट्र में भी आएगा, और उसकी पूरी व्यवस्था कांग्रेस ने कर ली है। कांग्रेस के नेता ज्यादा सीटें इसलिए मांग रहे थे कि इनकी सीटें सेव हो जाए और ये बाकी सीटें बेच सके। बिल्कुल। पिछले दिनों हमने कोई एक इंटरव्यू में नतीजा यही निकाला था कि शायद कांग्रेस ही बीजेपी को मजबूत कर रही है। ये बहुत तकलीफदेह कुछ वाकयात हैं जिनको अगर समय नहीं तो मैं बीजेपी के सामने कांग्रेस कितनी है, एनसीपी कितनी है, शिवसेना के सामने शिवसेना कितनी है, ये सारे बताता हूँ। अगली बार में बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त नहीं रहा है, फिर आगे बात करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।
और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।